हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डायोड का क्या यूज होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर सर्किट क्या होती है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जेनर डायोड के क्वेश्चन करेंगे, जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम आज एलईडी भी पढ़ेंगे, सोलर सेल पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। जनरल डायोड पे आपके जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं तो उनमें कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हम करा देंगे आपको, और बाकी आप लोग ट्राई करना है। ठीक है, तो जनरल डायोड से यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही अब तक के पूछे गए हैं। तो हम लोग वन बाय वन शुरू करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायोड में पहले लिखा हुआ है रेक्टिफायर। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उसको आप देखिए पहले। रेक्टिफायर का यूज होता है, ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये कोई एसी वोल्टेज होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है रेक्टिफायर। जैसे आपके घरों में जो बैटरी होती है जिसको चार्ज किया जाता है, डीसी करंट की बैटरी होती है ना, उसको लाइट से लगा के चार्ज किया जाता है, तो उसमें रेक्टिफायर यूज होता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका पूरा ग्राफ हम आपको बता नहीं रहे हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और अभी आपके लेवल पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे समझाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन तो अभी आपके पास टाइम भी कम है, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसको फोकस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो बस ये बता देंगे इसमें पूछा क्या गया था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में। तो देखिए, अब यहाँ पे एक वेव है, ये इनपुट हो रहा है। ठीक है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ से इनपुट हो रहा है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो जो अब हाफ का मतलब ही आधा हो गया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाली वेव है उसको तो ये कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर रख लेगा, बाकी ये नेगेटिव वाली जो होती है, जो नीचे है आपकी वेव, तो इनको ये कन्वर्ट नहीं कर पाता, मतलब हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। तो देखिए, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, तीनों हैं ऊपर, तीनों ये आ गए, तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव क्या होता है, जो नीचे वाली वेव होती है नेगेटिव में, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो रिपेल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डबल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक चलते तब टी होता है। ठीक है, टाइम पीरियड कहाँ से, यहाँ से एक वेव माना जाता है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी टाइम पीरियड टी होगा। तो कितनी वेव, एक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक हो गया, ये यहाँ पे 0 है इतना, तो एक वेव दिख रही है। लेकिन जब यहाँ आओगे तो यहाँ से जब टी तक जाओगे, ठीक है, ये वाली लेंथ टी होगी, यहाँ से ये टाइम टी होगा, ये भी टाइम टी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, दो वेव आ रही हैं, तो इसीलिए इसकी रिपेल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो उसको हम आगे बता रहे हैं अभी। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है, एवरेज वैल्यू पूछी जाती है और रिपेल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पूरी टेबल ये आपको थोड़ा याद कर लेना है ऐसे, या कहीं पे नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। तो अब देखिए, वी आरएमएस जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो सीधे हो जाता है V0/2। ठीक है, वी आरएमएस हाफ वेव रेक्टिफायर का V0/2 होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का V0/√2 होता है। ठीक है, वी आरएमएस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज V0/√2, तो ये याद कर लेना है। दूसरी बात, इसमें एवरेज वैल्यू याद करना है। तो एवरेज वैल्यू अब डीसी की है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, तो एवरेज वैल्यू यहाँ डीसी हमने लिखा नहीं है, डीसी लिख सकते हो आप। तो ये होता है V0/पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाफ वेव के लिए होता है V0/पाई, और फुल वेव के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 V0/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में वी एवरेज होता है 2 V0/पाई, ये डीसी के लिए है दोनों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब रिपेल फ्रीक्वेंसी, तो देखिए इसमें तो एक ही है। ठीक है, एक ही वेव आ रही है, तो रिपेल फ्रीक्वेंसी जो इसकी थी वही इसकी रह जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ इतना मिला के एक वेव था, यहाँ पे यही एक वेव हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाओगे तो यही इतना ही तो मिल रहा है, तो उतने टाइम में एक ही वेव मिल रही, मतलब कि फ्रीक्वेंसी एन ही रहेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एन थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एन ही है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। अब हमको देखना है फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, इट कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी करंट। ठीक है, जो पल्स आ रही थी डीसी करंट में, जो कोई फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है, तो उसको डायरेक्ट डीसी में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको पल्सेशन खत्म कर देता है। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सर्किट में यूज करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, इन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर यूज। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, इन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। अब कोई लोड रेजिस्टेंस है, अगर उसमें हमको फिल्टर सर्किट बनाना है उसका, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटर अगर लगाना होगा तो वो हम लगाएंगे पैरेलल में, अगर इंडक्टर लगाना होगा तो वो हम सीरीज में लगाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल यूज किया जाता है
वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपेसिटर को यूज किया जाता है पैरेलल में, और जब इंडक्टर यूज किया है तो इंडक्टर ऑलवेज यूज इन सीरीज। जब इंडक्टर लगा के आप फिल्टर सर्किट बनाओगे तो सीरीज में यूज करोगे, और कैपेसिटर जब लगाओगे तो पैरेलल में यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो कोई ये इनपुट है, ठीक है, 5 वोल्ट का इनपुट है, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव 5 वोल्ट हो जाएगा, अगर यहाँ देखो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव 5 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाई गई, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है या पल्सेटिंग डीसी है, तो इसको डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करना है या प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमने फिल्टर सर्किट लगाई, ये आपका एक डायोड है, ठीक है। अब ये हो गया कैपेसिटर, तो देखिए लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने कैपेसिटर को लगाया। देखिए ये हो गया आपका कैपेसिटर, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो अब देखना है इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया और कैपेसिटर यूज किया था फिल्टर सर्किट में। अब ये बन गया एक फिल्टर सर्किट। देखिए अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ भी पल्स आ रही है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें भी पल्स आ रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव की तो बात ही नहीं होगी, जब पल्स आ रही है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है तो डायरेक्ट करंट को फिल्टर सर्किट जो होती है वो क्या करती है, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करती है। तो ये देखिए 5 वोल्ट का है, यहाँ 0 है, ये डायरेक्ट डीसी कन्वर्ट कर रहा है, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। जो भी फिल्टर सर्किट है ये तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करेगा, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये क्यों नहीं सही, माइनस वाला। तो अब देखिए मैंने पहले ही बताया था, जब भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो वो क्या करता है, माइनस वाले को भी ऊपर लेके चला जाता है। तो दोनों पहले तो ऊपर हो गया, तो सारी पल्स जो भी यहाँ रही होगी तो ये ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है, टोटल ऊपर हो गई। उसके बाद हमने सर्किट यूज कर दिया, ठीक है, फिल्टर सर्किट यूज कर दिया। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, ये जो पल्स होते हैं इसको डायरेक्ट कर देता है, ऐसे 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 करके। तो ये डायरेक्ट मान लिया जाता है कि प्योर डीसी बन जाती है, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा हमने पढ़ा अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अब देखना है हमको जेनर डायोड क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने जेनर ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे हमने डिफरेंस बताया था। जेनर ब्रेकडाउन और एवलांके ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या होता है, वहां पे सारा पॉइंट हमने क्लियर किया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत मेहनत करके मैंने उसको बनाया था। उसका रिस्पांस थोड़ा कम मिला है लेकिन वो वीडियो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना आप लोग। तो अब देखते हैं जेनर डायोड। तो यहाँ में जो अब यहाँ पे जो हमने पहले बता दिया है उसको जल्दी जल्दी बता देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और नहीं लिखना है तो लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जेनर डायोड पहली बात तो यूज करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है, ये रिवर्स बाइसिंग में वर्क करता है। इसमें डोपिंग हाई लेवल की होती है, ठीक है, डोपिंग लेवल काफी हाई होता है जेनर डायोड में, ये भी आपको याद रखना, डोपिंग हाई होती है, ठीक है। और ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वर्क करता है, और ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, अब ये भी आपको कंफ्यूज करेगा अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में मैंने लास्ट में बताया था कि जब अप्लाइड वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम वोल्टेज इतना आता जाता है कि जो रिवर्स करंट होती है वो अचानक से बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वही होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जो अवलांके ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे जो डायोड होता है तो ब्रेकडाउन रीजन में बेकार हो जाता है, लेकिन जेनर डायोड है आपका तो वो ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो जहां से रिवर्स करंट डायरेक्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो वहीं से वर्क करना शुरू करता है, तो वहां से इसकी रेंज शुरू होती है। जो जेनर डायोड होता है तो उसी रेंज में काम करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की रीजन में जेनर डायोड आपका वर्क करता है। तो इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, नहीं मेमोराइज कर पा रहे हो तो मेमोराइज कर लो इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ से काफी पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांसेस भी और ज्यादा हैं। और जेनर डायोड का यूज होता है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में, जो घरों में आपके स्टेबलाइजर यूज होता है। आपने देखा होगा फ्रिज चलाने के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, टीवी चलाने के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं, या डायरेक्ट एक स्टेबलाइजर लगा दिया, जैसे पोल से आपके यहाँ कनेक्शन आया घर में तो एक स्टेबलाइजर लगा दिया जाता है कि घर का जो वोल्टेज होता है तो वो स्टेबलाइज है, तो उसमें जेनर डायोड ही यूज होता है, ठीक है। जेनर डायोड का यूज वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में किया जाता है ताकि घर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, तो वो सुरक्षित रहें, तो उसके लिए यूज किया जाता है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का यूज क्या है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया, आप क्वेश्चन उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो पार्ट अब हमको देखना है। अब आपको एक सर्किट दिख रही है, यहाँ पे एक जेनर डायोड यूज हुआ है, ठीक है, ये जेनर डायोड है। अब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हुआ V, तो टोटल करंट यहाँ से I फ्लो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है, जो RS रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। तो देखिए अप्लाइड वोल्टेज V है, ठीक है, तो अब जेनर डायोड में VZ पहले से ही ड्रॉप हो रहा है। तो अब देखिए ये
जेनर डायोड और ये जो लोड रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, तो जो ड्रॉप यहाँ होगा वही ड्रॉप यहाँ होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा VZ। ठीक है, तो अब यहाँ कितना ड्रॉप होगा, तो देखिए अब जो V ड्रॉप था, V जो अप्लाई किया आपने, तो ये वाला ड्रॉप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा और ये आपका जो जेनर डायोड है इसमें जो ड्रॉप होगा, दोनों को मिला के तो होगा। तो यहाँ पे आप मान लो VS है, ठीक है, ये हो जाएगा VS, और ये यहाँ पे कितना ड्रॉप है VZ, तो ये हो जाएगा VZ, और टोटल किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा VZ अगर आपको निकालना है तो नहीं VS निकालना है अगर, तो VS क्या हो जाएगा, V माइनस VZ। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, VS क्या होगा, V माइनस VZ। अब जैसे अब इसमें पूछ ले आपको IL, जैसे टोटल करंट यहाँ पे I आ रही तो IZ जाएगी जेनर डायोड में, और जेनर डायोड में मैंने पहले ही बताया रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वर्क करता है। तो रिवर्स बाइसिंग है कि नहीं है, P साइड है, N साइड है, इसका P साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, निगेटिव से जुड़ा है। ठीक है, ये P है और P साइड इसका निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये N साइड है, N साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स बाइसिंग में है कि नहीं है। तो जेनर डायोड आपका रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वर्क करता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब जैसे आपको IL निकालना है तो V इक्वल टू IR लगाओ, तो V यहाँ पे क्या होगा, VZ जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वही यहाँ पे ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों सर्किट आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो V इक्वल टू IR मतलब VZ इक्वल टू IL इंटू RL। तो अगर IL आपको निकालना है तो ये हो जाएगा VZ अपान RL, ये हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस की करंट। ठीक है, अब जैसे आपको IZ निकालना है तो IZ तो बहुत ही आसान है, V इक्वल टू IR यहाँ भी लगाओ, तो VZ इक्वल टू IZ इंटू R। अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो अब रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में तो हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब भी ये पूछा जाए VZ तो आप ये लगाना ही मत। ठीक है, तो ये तो होता ही है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप निकाल लो, क्या करोगे, ये निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो। ठीक है, तो टोटल करंट जो I है तो I किसके बराबर हो जाएगी, IL प्लस IZ। ठीक है, अब IL आपने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, IZ निकालना है, I निकाल लो, तो IZ क्या हो जाएगा, IZ इक्वल टू हो जाएगा I माइनस IL। ठीक है, ये IL है। तो अब देखिए, अब टोटल करंट निकालने के क्या करोगे, टोटल करंट I निकालना है आपको, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R। अब V कितना है, टोटल करंट आपको निकालना है, तो V कितना बचेगा, V तो आपने अप्लाई किया लेकिन यहाँ पे इतना ड्रॉप हो जा रहा है VZ, तो हो जाएगा V माइनस VZ अपान R। अब R देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे RS। ठीक है, RS रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा RS, तो ये हो जाएगी टोटल करंट। अब जब भी आप टोटल करंट निकालना तो ये रेजिस्टेंस कंसीडर मत करना। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस, ये नहीं कि इसको भी कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होता। जब भी टोटल करंट निकालने जाओगे तो V माइनस VZ अपान RS कर देना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा वही यूज करना। अब देखिए, अब I टोटल करंट भी निकला है, IL भी निकला है, तो इसको नहीं निकालोगे क्योंकि I इक्वल टू IL प्लस IZ ही तो होता है। ठीक है, बस यही दो तीन चीजें आपको यहाँ पे देखनी थी। अब इसका न्यूमेरिकल यूज करेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से किलो, बस सर्किट सॉल्विंग है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये याद रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप इसका दे दिया जाता है, जनरल ब्रेकडाउन जो होता है। ठीक है, तो जनरल डायोड का वोल्टेज यहाँ पे पहले ही दे दिया जाता है VZ, या VZ नहीं दिया जाएगा तो उसमें कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसे आप वो निकाल लोगे। ठीक है, तो अब चलिए एक न्यूमेरिकल इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 12 वोल्ट की बैटरी एक अप्लाई करी गई यहाँ पे। अब देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 200 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, I करंट यहाँ पे जा रही है, IL है यहाँ पे, और यहाँ पे VZ कितना है, 7 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है IZ। ठीक है, IZ कितना होगा, तो मैंने पहले ही बताया था IZ निकालने के लिए पहले आप टोटल करंट निकाल लो और ये IL निकाल लो। ठीक है, फिर क्या करोगे, टोटल करंट में से IL घटा दोगे तो IZ निकल के आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं IL, तो IL इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। V कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ पे होगा, तो 7 वोल्ट का दे रहा है, तो 7 बाई R कितना है, 1 किलो ओम है। ठीक है, तो 1 किलो ओम है, तो ये हो जाएगा 7 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा आपका IL। अब टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट क्या करोगे, VZ नहीं, जो V अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस VZ, तो अप्लाइड वोल्टेज है 12 वोल्ट माइनस VZ कितना है, 7 वोल्ट अपान R। देखिए 200 ओम। मैंने पहले ही बताया था टोटल करंट निकालने में इस रेजिस्टेंस का यूज नहीं करोगे, जो लोड रेजिस्टेंस आपको दिया जाता है उसको छूना तक नहीं है, आपको उसको बिल्कुल टच ही नहीं करना है। तो यहाँ करोगे 200, तो ये 7 माइनस 12 माइनस 7 करोगे तो हो जाएगा 5 अपान 200, तो ये आपका निकल के आएगा 25 मिली एम्पियर। अब निकालना है आपको IZ, तो IZ इक्वल टू हो जाएगा I माइनस IL। ठीक है, तो I कितना है 25 मिली एम्पियर और IL कितना है 7 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 18 मिली एम्पियर। ठीक है,
कितना निकल के आए 18 मिली एम्पियर। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में, तो इनको आप लोग ट्राई करना। और जेईई मेंस के क्वेश्चन हम करा देते हैं जो पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, तो इसमें बताना है पावर इन ईच। दो यहाँ पे दिए गए हैं जनरल डायोड, तो दोनों में पावर बताना है, ठीक है। तो पावर बताने के लिए पहले हमको करंट पता चलनी चाहिए, तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इससे पास होगी, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वर्क करता है। देखिए दोनों रिवर्स बाइसिंग में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसके एन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बाइसिंग में दोनों हो गए, ठीक है। तो अब हमको पहले करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होता है V माइनस VZ अपॉन R। तो V कितना है यहाँ पे, तो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ था आपको 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है ये है 12 वोल्ट, तो ये है 12 वोल्ट माइनस, अब माइनस कितना करें हम, तो VZ करना था हमको, तो लेकिन तो यहाँ पे 2 VZ दिए हैं, ठीक है, 4 वोल्ट 4 वोल्ट। और तो दोनों वर्क कर रहे हैं रिवर्स बाइसिंग में, तो दोनों ऐड कर दो, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 बाई R कितना है 200 ओम, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 अपॉन 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट लगाओगे 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। ये आपका आ गया 20 मिली एम्पियर करंट पास होगी यहाँ से। अब यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हुई, देखिए 200 के दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो दोनों को तो ऐड करोगे, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम सीरीज में है, तो दोनों जब 200 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। ये हो जाएगा 400, तो यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे बचेगा 400, तो 4/4 करोगे तो ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको काट लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो अब करंट आ गई 10 मिली एम्पियर। अब पावर I इंटू वी तो होता है, करंट आ गई I, अब V कितना है फिर VZ, तो I इंटू VZ, दोनों में सेम ही पावर होगी क्योंकि दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम है, ठीक है। तो I कितना है आपका 10 मिली एम्पियर इंटू VZ कितना है 4, तो ये हो जाएगा 40 मिली वाट, ठीक है। कितना पावर लॉस होगा 40 मिली वाट, अब दोनों में होगा, ठीक है। इसमें भी 40 मिली वाट और इसमें भी 40 मिली वाट। तो ईच में पूछा था ना पावर लॉस इन या पावर प्रोड्यूस इन ईच रेजिस्टेंस, तो कितना पावर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 40 मिली वाट, यहाँ भी होगा 40 मिली वाट और 40 मिली वाट यहाँ भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया। अब इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन और देख लेंगे। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। मिली एम्पियर करंट को रीड करेगा, क्योंकि देखिए जो भी करंट होती है इसमें मिली एम्पियर रेंज की होती है, वो कल मैंने बताया था, ठीक है। तो मिली एम्पियर की रेंज की करंट होती है। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये आपका देखिए, अब ये कंडीशन है फॉरवर्ड बाइसिंग की, क्योंकि ये आपका पी एंड है, ठीक है। अब ये एन है, तो पी एंड जब पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो फॉरवर्ड कंडीशन हो जाती है। ये रिवर्स बाइसिंग में, तो जेनर डायोड का वर्क करता है रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में यूज करता है। तो जब भी जेनर डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में लगा दिया है तो उसको सिंपल एक वायर मान लो, ठीक है। उसका जो ड्रॉप दे रहा हो VZ VNI कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको एकदम बेकार माना जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। दैट्स मीन यहाँ पे एक वायर सिंपल लगा दो, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये हो जाएगा एक वायर की तरह। अब इसमें फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो फाइन इसमें रीडिंग पूछा गया है तो करंट निकालो, टोटल करंट तो जाएगी यहाँ से। तो I इक्वल टू V/R होता है। V पहले दिया है यहाँ पे 30 वोल्ट, माइनस करोगे VZ है 10 वोल्ट अपॉन R दिया है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम। तो 30 माइनस 10 करोगे 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, नीचे है 2, ये हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट कितनी आ गई 10 मिली एम्पियर। तो जो भी ये एमीटर होगा तो ये 10 मिली एम्पियर की करंट को रीड करेगा, ये पूछा गया था। बस इसमें थोड़ा सा यही था कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग में दिया जाए आपको जेनर डायोड, तो उसका कोई वर्क नहीं होता, वो एक सिंपल वायर की तरह यूज किया था। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई भी सेमीकंडक्टर जो भी होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सिंपल एक वायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। अगर आइडियल कंडीशन में कह दिया है तो 0 माना जाता है, नहीं तो नेग्लिजिबल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में यूज किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, या उसको एक सिंपल वायर की तरह कंसीडर करेंगे हम। जेनर डायोड की बात हो रही है यहाँ पे। अब हमको देखना है एलईडी, तो यहाँ पे सारे थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, तो एक बार सुन लीजिए आप, अगर लिखना चाहें तो लिख भी लेना। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो उसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वही हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, जब कोई करंट पास होती है एलईडी से, किसी भी एलईडी से जब करंट पास होती है, तो एलईडी एक डायोड ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो यहाँ से जब करंट पास होगी तो यहाँ से लाइट इमिट होती है, ठीक है। तो याद रखना, एलईडी से जब करंट पास होगी तो लाइट इमिट होती है।
आप देखो जैसे कोई ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो एलईडी के थ्रू आपने कोई, जैसे यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज लगा दिया, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जीरो से शुरू करोगे, वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि जब अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो रिपल्सिव फोर्स होता है तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो एक्सटर्नल बैटरी का जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीडली मूव करने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीडली जब मूव करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। ठीक है, उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो इससे इंटेंसिटी फिर कम होने लगती है। तो आपने देखा होगा एलईडी बल्ब जो होते हैं तो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं। घर में अगर वोल्टेज इधर उधर हो रहा है ना, तब भी वो आराम से चलते रहते हैं या कम वोल्टेज पे चलते हैं। आप कोई 10 वाट का एलईडी लगाइए, वो जितना आपको रोशनी दे पाएगा उतना 100 वाट का बल्ब नहीं देता है। तो इसीलिए सारे लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है तो अब एलईडी यूज किया जाता है। लाइट के लिए एलईडी ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, 10 वाट का कोई बल्ब लाइए तो वो 100 वाट के बल्ब से भी अच्छा रोशनी देता है और उसमें पावर कंजम्पशन भी कम होता है, तो उससे बिजली भी बचती है। तो इसीलिए एलईडी यूज किया जाता है। तो देखिए एलईडी लगभग अगर माना जाए तो कम वोल्टेज पे, मतलब कम वोल्टेज पे ही अच्छा वर्क करता है। एलईडी क्या होता है, कम वोल्टेज पे अच्छा वर्क करता है। इन एलईडी इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन। ठीक है, एलईडी में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन के, या रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन पे भी डिपेंड करती है। तो इट्स ऑल अबाउट एलईडी। और अब हम मूव करेंगे फोटो डायोड पे। ठीक है, तो फोटो डायोड में क्या होता है, तो इसका यूज क्या होता है, ये वीडियो कैमरा में यूज होता है। ठीक है, वीडियो कैमरा में फोटो डायोड लगा होता है, या कोई भी कैमरा होता है तो उसमें फोटो डायोड लगा होता है। तो देखिए जब लाइट पड़ती है उस पर ना, आप जैसे फोटो आपका कोई वीडियो कैमरा जो आपके ऊपर फोकस किया गया, तो आपके जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उस डायोड पे पड़ेगी, तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, तो उसी को कन्वर्ट करके फिर इमेज बनाई जाती है। ठीक है, तो बस सिंपल एक वर्किंग जान लो, बाकी ज्यादा मैंने वीडियो कैमरा बहुत ज्यादा देखा नहीं तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बस ये है कि फोटो डायोड इसमें यूज होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, तो उसी के थ्रू इमेज बनती है। ठीक है, तो फोटो डायोड कहाँ यूज होता है, वीडियो कैमरा में यूज होता है। और दूसरी पॉइंट इसमें जो याद रखना है वो है वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। जो फोटो डायोड होता है तो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में वर्क करता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो फोटो करंट उतनी होगी। यही फोटो करंट की इमेज बनाती है, उसी को हम लोग फोटो करंट बोल रहे हैं। तो वीडियो कैमरा में जो करंट फ्लो करती है फोटो करंट बोलेंगे। तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखिए, जब भी अब कैमरा अंधेरे में कहाँ काम करता है, अंधेरे में काम नहीं करता। जितनी अच्छी रोशनी होती है तो उतनी क्लियर इमेज खींचता है या इतनी क्लियर वीडियो होती है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी तो फोटो करंट भी उतनी ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से इमेज भी बनाएगा। तो ये हो गया आपका फोटो डायोड के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही सब पूछे गए जो हम आपको बता रहे हैं, तो इसको आप मेमोराइज कर लो। अब कुछ क्वेश्चन देख लेना तो आराम से काम हो जाएगा आपका। एलईडी का कंस्ट्रक्शन हमने आपको नहीं बताया, तो एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। ठीक है, एलईडी जो हमारे घरों में यूज की जाती है तो उसमें क्या यूज होता है, गैलियम आर्सेनाइड। तो ये भी पॉइंट है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। तो गैलियम आर्सेनाइड से बनता है आपका एलईडी। अगर ये ग्राफ देखना चाहो आप तो ये देखिए, अब इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाता है तो I2 इज ग्रेटर देन I1 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आया। ठीक है, इस तरह इंटेंसिटी आपको दे दी जाती है और उसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे याद कर लो, बाकी ज्यादा कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो लास्ट में हमारा बच रहा है सोलर सेल। तो सौर ऊर्जा तो सबने देखा ही होगा, सोलर सेल उसमें यूज होता है सौर ऊर्जा में। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, जो आपकी सन की रेडिएशन होती है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो उसमें क्या यूज होता है, सोलर सेल। तो वो भी एक पीएन जंक्शन ही होता है। ठीक है, तो उसको भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सोलर सेल वर्क करता है अनबायस कंडीशन में। फोटो डायोड मैंने अभी आपको बताया था कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, और आपका जो जनरल डायोड था वो भी रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वर्क करता है, लेकिन जो सोलर सेल होता है ये अनबायस कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये अनबायस कंडीशन में वर्क करता है। ऐसे आप बोल सकते हो सोलर सेल जो होता है अनबायस कंडीशन में वर्क करता है, फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वर्क करता है, और आपका जनरल डायोड भी रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वर्क करता है। तो देखिए अनबायसिंग कंडीशन क्या होती है, अनबायसिंग में कल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाती है। ठीक है, तो दोनों करंट इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी जब, तो क्या होगा, वहां पे सैचुरेशन आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहां पे अनबायस की कंडीशन है। अनबायसिंग तभी होती है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर होती है।
देखिए सोलर सेल भी आपका गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, ये आपको याद रखना है। सोलर सेल कंस्ट्रक्टेड बाय गैलियम आर्सेनाइड, सोलर सेल कंस्ट्रक्टेड इन सच ए बेस ऑफ मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन डिप्लेशन लेयर। ठीक है, सोलर सेल को इस तरह बनाया जाता है, जैसे देखिए अब ये कोई डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो बीच में इसके क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर होती है। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर होती है, यहाँ पे होल्स होते हैं, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। ठीक है, तो सोलर सेल को इस तरह बनाया जाता है कि जो सोलर रेडिएशन जब इंसिडेंट हो तो मैक्सिमम वो डिप्लेशन लेयर के ऊपर इंसिडेंस हो उसका। ठीक है, सोलर रेडिएशन का इंसिडेंट जो हो वो मैक्सिमम डिप्लेशन लेयर पे हो, इस तरह बनाया जाता है सोलर सेल को। तो ये भी आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे एक ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये एक ग्राफ दे देता है, इसमें ये टीपी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो सेल होता है सोलर सेल का जो सेल होता है। तो सेल में मैंने सब कुछ बताया था, वहाँ पे टीपीडी भी बताया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वो मैंने वहाँ पे बताया था। तो इस तरह का एक ग्राफ पूछा गया कि ये पॉइंट क्या दिखाता है और ये बी पॉइंट क्या दिखाता है। तो ए पॉइंट दिखाता है ओपन सर्किट, यहाँ पे करंट 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये दिखाएगा आपका ओपन सर्किट, और ये क्या दिखाता है, ये शॉर्ट सर्किट दिखाता है। यहाँ पे वोल्टेज 0 होता है, यहाँ पे करंट 0। जहां करंट 0 होती है उसको ओपन सर्किट हम मानते हैं, जहां पे वोल्टेज 0 हो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जहां 0 हो जाएगा तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किटेड, और जहां पे करंट 0 है तो उसको हम मान लेंगे ओपन सर्किट। जैसे कोई ओपन सर्किट है तो क्या होगा, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी, और जहां पे शॉर्ट सर्किट किया था इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 और ओपन सर्किट में करंट 0। तो ये आपको याद रखना, ये फिगर ऐसे ही रट लो, ऐसे ही पूछा गया है, एक बार आ चुका है ये। ठीक है, तो बस अब इस लेक्चर में इतना रखेंगे, बाकी हमको इसमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद इसमें बचेगा लॉजिक गेट। तो वहां से भी दोनों जो टॉपिक आपके बचे हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार। सेमी कंडक्टर है ना, तो इसका फ्री का नंबर होता है, मैं तो बोलूंगा एकदम फ्री का नंबर लुटाने आते हैं नीट वाले, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है खास। पर थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे आप ना, एक दिमाग में ओवरव्यू बना रहेगा तो क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाओगे। लेकिन थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो और आसानी हो जाएगी आपको। तो चलिए इसमें इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और खुश रहिए, खुश रह के पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, क्योंकि जो आप बोझ समझ के काम करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको जरूरी समझ के कीजिए, और बस नीट में फोड़ना है इस बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।